वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। अब हम बात करेंगे ईरान और अमेरिका मुज़ाकरात के हवाले से। क्या ये मुज़ाकरात होंगे या फिर नहीं होंगे, डील होगी या फिर नहीं होगी। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर पोस्टों की भरमार होती है। एक घंटे में कोई पोस्ट आता है, दूसरे घंटे में कोई ट्वीट आता है और फिर उस पर बहस होती है। इसके बाद हमने देखा कि सीज फायर उन्होंने कहा कि नहीं होगा, रात गए कहा कि अब सीज फायर होगा। पाकिस्तान की काविशों कोशिशों के बाद ये मुमकिन हुआ, जिसमें उन्होंने जिक्र किया फील्ड मार्शल साहब का और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म साहब का। एक और अहम बयान जो उन्होंने दिया, जो ईरान में उन्होंने कहा कि 8 ख़वातीन जेल में हैं, बाकायदा उनकी उन्होंने पिक्चर्स भी लगाई और ये कहा कि उनको आप रिहा कर दें तो एक अच्छा जेस्टर होगा मुज़ाकरात से पहले। तो ये तमाम तर बातें हैं, इन पर हम डिस्कस करेंगे और डिस्कस करने के लिए मैं ज्वाइन कर चुकी हैं ब्रिगेडियर मसूद अहमद खान साहब। आप डिफेंस एनालिस्ट हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये एक पॉजिटिव चीज़ तो है कि पाकिस्तान का जिस तरह से नाम लिया जा रहा है, अगर हम देखें कि दुनिया में चर्चे हो तो रहे हैं पाकिस्तान के, लेकिन सर कहीं ना कहीं ये हालात अब ख़राब भी होने की तरफ इशारा है कि ज़ाहिर है अब दोनों डेलीगेशन पाकिस्तान नहीं आए, तैयारियां भी मुकम्मल थी और उसके बाद ये लास्ट टाइम तक ये कहा जा रहा था कि सीज़ फायर नहीं होगा और फिर साथ ही ये कह देना कि अब सीज़ फायर एक्सटेंड हो गया है। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात यह है, पाकिस्तान की दोबारा क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश हुई है, पाकिस्तान की दोबारा रेलेवेंस एस्टेब्लिश हुई है। जब प्रेसिडेंट ट्रम्प स्पेशली जब वो मेंशन करते हैं कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के कहने पे मैंने सीज फायर को एक्सटेंड कर रहा हूँ। सो एक आप देख लें कि डिप्लोमेसी में आप हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। और मेरे ख्याल में आप देखें कि जो पीछे सीज फायर हुआ था 7 और 8 अप्रैल की रात को, जब डेडलाइन खत्म हो रही थी, उस वक्त भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इंस्ट्रूमेंटल थे उस सीज फायर को करवाने में डेडलाइन के दौरान। और अभी भी आप देखें कि ये डेडलाइन जो खत्म हो रही थी जहाँ पे सीज फायर, मेरे ख्याल में 2 घंटे पहले इसको उन्होंने एक्सटेंड किया, बिल्कुल। दैट टू ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ पाकिस्तान। सो वन थिंग इज दैट पाकिस्तान हैज अगेन एस्टेब्लिश्ड, प्रूव किया है कि वो एक अच्छा मीडिएटर भी है, दुनिया सारी उस पर पाकिस्तान पर ट्रस्ट करती है। दैट इज वन थिंग। सेकंड, एक और मैं समझता हूँ ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि एक तो सीज फायर एक्सटेंड हुआ है एंड इट इज फॉर इनडेफिनेट पीरियड, कोई डेडलाइन इसमें नहीं है। उन्होंने कहा जब तक बातचीत के लिए उनका एक यूनिफाइड रिस्पांस नहीं आता है। तो इसका बहुत एक पॉजिटिव इंडिकेशन है कि ये लंबा जाएगा और उसमें ईरान को एक टाइम दिया है कि आप बैठ के इसमें चीजें बिल्कुल। सॉर्ट आउट कर सकते हैं। एक ये भी इंडिकेशन है कि ईरान के अंदर थोड़ा कोई डिवीजन अभी है। दैट्स वाई उन्होंने कहा यूनिफाइड रिस्पांस के लिए यू टेक योर टाइम, और उसके बाद जब आप रेडी होते हैं तो देन वी कैन सिट, उस बातचीत को लेके आगे चलते हैं। लेकिन इसके अलावा जो इम्प्लीकेशन इसकी होंगे, आप देखें कि उन्होंने कहा वी विल कंटिन्यू विद द ब्लॉकेड। तो ब्लॉकेड का मतलब ये है कि अभी जो अमेरिका ने जो ब्लॉकेड किया है वो गल्फ ऑफ ओमान से लेके ईरान तक जो सी है उसको उन्होंने ब्लॉक किया टोटली। सो देयर इज नो एंट्री एंड एग्जिट। तो उससे ये खुद भी मानते हैं कि $500 मिलियन का डेली जो लाइफ लाइन है ईरान के लिए, इकोनॉमिक रेवेन्यू जनरेट करता है $500 मिलियन, तो उसका असर नुकसान होगा। ईरान ऑलरेडी सैंक्शंस में है, 3600 डिफरेंट टाइप ऑफ सैंक्शंस है ईरान के ऊपर। तो ईरान के लिए बड़ा प्रेशर बिल्ड होगा इससे, नेवल ब्लॉकेट से। एक उन्होंने अब अमेरिका समझता है या ट्रंप समझता है कि जब हम जो ऑफ रैम्प हम जो ऑप्शंस पे जा रहे थे उसमें एटलीस्ट हम अभी प्रिवेल कर रहे हैं, हम चीजें कंट्रोल कर रहे हैं, और उन्होंने प्रेशर डाल दिया अभी ईरान के ऊपर। उससे ईरान की इकोनॉमिक वरीज जो है अभी मजीद बढ़ जाएंगे। बट ईरान के पास अभी टाइम है कि वो आपस में बैठ के अपना डिटेल के साथ एक कंप्रेहेंसिव रिस्पॉन्स दे सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि फ्यूचर में कि अभी कोई वायलेशन होगी, या फॉर द टाइम बीइंग कोई नहीं है। हो सकता है किसी स्टेज पे अमेरिका से यहाँ से निकल भी जाए, लिविंग दिस साइड और सिचुएशन टू द गल्फ कंट्रीज, तो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन को, चाइना और रशिया को कहें कि आके खुद सेटल करें, क्योंकि वी डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन इट। बिल्कुल वैसे। अच्छा बरगी साहब, मुझे ये बताइएगा कि एक मेरे जो जहन में सवाल उभरता है वो ये है कि इस्लामाबाद में जो टॉक्स हुई थी उसमें जेडी वेंस ने आके कहा था कि यूरेनियम की अफजदगी के हवाले से या उसकी हवालगी के हवाले से हम अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। लेकिन क्या आप समझते नहीं है कि पिछले 1-2 हफ्ते से जब से हम नोट कर रहे हैं इस्लामाबाद टॉक्स खत्म हुई कि ईरान ज़्यादातर लिवरेज हासिल करना चाहता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर, और वो ये चाहता है कि यूरेनियम को किसी तरह से पसे पुश डाल के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर हमारे साथ निगोशिएट भी कर लिया जाए, हमसे अगर बातें मनवानी है वो भी मनवा ली जाए, और ये जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है ईरान की जानिब से वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को रखना चाहता है। क्या ये आपको भी ऐसे ही लगता है?
बिल्कुल ऐसा ही है। देखें कि अभी न्यूयॉर्क टाइम्स में बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल छपा, उन्होंने ये कहा कि फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स में ईरान के टेक्स्ट बुक में एक चीज आ गई है, दैट इज द ब्लॉकेट ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एज ए वेपन, कि वो दुनिया की इकानमी को वहां पे बैठ के कंट्रोल कर सकते हैं और एक थलथली आप कह लें कि वो मचा सकते हैं। दैट इज वन थिंग। सेकंड, उन्होंने ये भी कहा है उस आर्टिकल में कि ईरान हैज डिस्कवर्ड इट्स न्यूक्लियर एसेट्स। उन्होंने कहा न्यूक्लियर एसेट्स क्या, उन्होंने कहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। सो दैट इज द पोटेंशियल्स ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है कि इसकी आप इम्प्लीकेशन देखें, दुनिया की हाफ ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी डिपेंड्स रेस्ट ऑन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ओपनिंग पे है। सो अभी एक चीज इनके हाथ में आ गई। दैट्स वाई देखें बहुत सारे ममालिक जो इसमें स्टेक होल्डर्स थे उन सबका कंसर्न है, मेनली जीसीसी कंट्रीज जिनके 80% जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स होते हैं इसी से होते हैं। ईरान के अपने 90% यहाँ से होते हैं। फिर आप देखें कि इंटायर चाइना है और फार ईस्ट एशिया के कंट्रीज हैं, इंडिया है, दे आर डिपेंडेंट ऑन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फॉर एनर्जी। तो ये भी मसाइल हो सकते हैं। तो मेरा ख्याल में बहुत कुछ अभी आगे हो सकता है और इसमें फिर स्टेक होल्डर्स खुद अभी आएंगे। अभी देखिए यूरोपियन यूनियन के फॉरेन मिनिस्टर्स का भी एक इजलास हो रहा है इस इशू के बारे में। सो वर्ल्ड का कंसर्न है, हो सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अमेरिका के चांसेस है किसी स्टेज पे कह देंगे अभी आप खुद ही, और लोग अभी कोट करते हैं लेबनान में ऐसा हुआ था, वहां पर बम्बिंग हुई तो अबाउट 250 अमेरिकन मारे गए, तो अमेरिकन वहां से निकल गए थे, लिविंग द कंट्री अपने मर्जी पर आप जो खुद कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी होगा, लेकिन उसमें यह है कि वो कहते हैं ना कि कंफ्यूजन होगी और मजीद अनलेस जो मीडिएशन का रोल है जो जारी रहना चाहिए, वरना देखें कि आपस में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं और उससे खित्ते में जंग के जो आपस में है वो मुश्किलात बढ़ सकती हैं। बिल्कुल आप सर सही कह रहे हैं। अब एक तो ये मामला था स्टेट ऑफ हॉर्मुज का जिसका हसनैन ने आपके साथ जिक्र किया, लेकिन इसके साथ साथ जो यूरेनियम के हवाले से वो ईरान इस हवाले से तो क्लियर कर चुका है कि वो बॉम्ब नहीं बनाएगा, वाजे कर चुका है, लेकिन साथ उसने ये भी वाजे कर दिया है कि जो मौजूदा यूरेनियम है उस पर वो सरेंडर नहीं करेंगे। और शायद यही दो पॉइंट्स हैं जिस पर लचक नहीं दिखाई जा रही है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज और यूरेनियम। तो सर अगर ये स्टिल ऐसे ही रहते हैं तो फिर आपको लगता है कि बातचीत नामुमकिन हो सकती है? नहीं नहीं, हो सकती है। देखें कि यूरेनियम का भी ये मसला है कि अब ईरान के अंदर भी दो थिंकिंग है। आयतुल्ला अली खामनाई जब तक थे तो वो इसके अगेंस्ट थे न्यूक्लियर बम के, लेकिन इसके अलावा भी हम देखें तो जो अभी नए लोग आए हैं वो बहुत हार्ड लाइनर्स हैं। तो अब लोगों का मानना ये है या वेस्ट का अपने जो असेसमेंट ये है कि ये लोग कोशिश करेंगे, दे विल गो फॉर द बम। सो दैट्स वाई ये प्रेशर डाल रहे हैं। दैट्स वाई वो कहते हैं जो न्यूक्लियर इनरिच यूरेनियम है आप हैंड ओवर कर दें, इसको आप हमें दें। और फिर दैट्स वाई अमेरिकन ये भी प्रेशर डाल रहे थे कि जीरो इनरिचमेंट होगा। तो लेकिन अभी उसमें ये है कि ईरान का मानना है कि भाई एज पर द लॉ वी आर ऑथराइज्ड 3.67% हम इसको इनरिच कर सकते हैं, आप वो हमें करने दें। बाकी डिस्पोजल ऑफ इनरिच यूरेनियम रशिया ने अभी वॉलंटियर किया, आप हमें दे दें। कि लास्ट 2015 में भी रशिया ने टेक ओवर किया था जब ओबामा के साथ इनका एग्रीमेंट हुआ था। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी स्टिल वो डील पे जा सकते हैं। लेकिन ईरान का ये मानना है कि भाई जो चीज हो कि डिग्निफाइड हो, और एटलीस्ट ये है कि ये नहीं कि हम कि आप आके हमें डिक्टेट करवाएं, तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि उन्होंने पब्लिक को भी फेस करना है। बिल्कुल ठीक हो गया। डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। खवातीन और आज़ाद यहाँ पे वक्त वो चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते वापस आते हैं हमारे साथ।